ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सी एस जय चावला, फैकल्टी ऑफ वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। मैं लगभग 8 साल से ज्यादा समय से सीए इंटर और सीए फाइनल की क्लासेस ले रहा हूँ। अब मैंने सीए फाउंडेशन भी स्टार्ट कर लिया है, बट मेरा पहला प्यार सीए फाइनल और सीए इंटर रहता है। ओके, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले? आई हैव टेकन अ न्यू इनिशिएटिव फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। क्या इनिशिएटिव है सर? इनिशिएटिव ये है कि मेरा एक चार्ट बुक आता है। मैंने एक चार्ट बुक निकाला है, मैं आपको बताऊंगा उस चार्ट बुक के बारे में अभी। चार्ट बुक मैंने एक बड़ा निकाला है, A4 साइज से बड़ा पेज का रहता है। मेरे बहुत सारे बच्चों के पास होगा और मार्केट में वो इंडिविजुअली अवेलेबल फॉर सेल रहता है, आई थिंक 250 से 300 रुपए में। उस चार्ट बुक में मैंने जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्रुप 1 के अकाउंट्स के और ग्रुप 2 के अकाउंट्स के, उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का समरी चार्ट मैंने बनाया है कलर्ड फॉर्म में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा उस चार्ट बुक में मैंने कुछ चैप्टर्स भी कवर किए हैं, लाइक कंसोलिडेशन, जो एडवांस अकाउंट्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल में भी वो कवर होता है। कंसोलिडेशन के अलावा ईसॉप, और ऐसे मैंने आगे और चैप्टर्स उसमें ऐड करता जाऊंगा और वो चार्ट बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। यूट्यूब पे मैं चार्ट बुक के रिवीजन लेक्चर्स डाल रहा हूं। रिवीजन लेक्चर्स डाल रहा हूं मतलब ये जो लेक्चर्स हम बात कर रहे हैं, ये लेक्चर्स बेसिकली मैं ये चार्ट के जरिए मैं आपको हर एएस रिवाइज करवाऊंगा कम से कम समय में। व्हेन आई से कम से कम समय में, दैट मींस 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर। इन चार्ट बुक रिवीजन का पर्पस क्या है? ये रिवीजन सेशन का पर्पस क्या है? रिवीजन सेशन का पर्पस ये है कि एग्जाम डे में जब आप मेरा ये लेक्चर देखोगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने दिमाग में पूरा रिवाइज कर लोगे और एग्जाम में जाने से पहले आपके हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10-15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका पूरा गो थ्रू हो जाएगा। राइट, ये लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवाऊंगा। राइट, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे वी स्मार्ट अकेडमी के चैनल और सीए जय चावला चैनल दोनों पे रहेगा साइमल्टेनियसली, तो आप दोनों में से देख सकते हो। अगर आपको चार्ट बुक चाहिए, मैं हालांकि इसके नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको इसका चार्ट बुक आपको चाहिए तो चार्ट बुक आप ऑर्डर कर सकते हो vsmartacademy.com वेबसाइट से। 300 रुपए का चार्ट बुक है, कलर्ड चार्ट बुक है। कोई इंसान फोटोकॉपी भी करवाने जाएगा तो 400 रुपए फोटोकॉपी में खर्च हो जाएंगे, 300 रुपए में आपको घर पे बुक मिल जाएगी। और बुक पूरी कलर्ड है, अच्छी खासी बुक है, मजा आ जाएगा बुक को एक बार देखकर। आइए मैं आपको बुक के दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले अबाउट द ऑथर्स, ये मैं हूं और ये मेरी धर्म पत्नी जी हैं जिन्होंने मुझे पूरी हेल्प की है ये चार्ट बुक को प्रिपेयर करवाने में। शी इज दामिनी जय चावला, शी इज सीए फाइनलिस्ट, सीएस फाइनलिस्ट और शी इज एमबीए। मैं सीए जय चावला, राइट। अच्छा, मैंने आईएफआरएस का कोर्स किया है। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको भी आप ये कह सकते हो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने कोर्स किया है। मैं सीए फाइनल में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं। चलिए, चार्ट बुक में हमारा कवरेज क्या क्या रहेगा? हमारा चार्ट बुक जो रहेगा बेसिकली आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है। AS1 पहले पेज पे दिख रहा है, फिर दूसरे पेज पे AS2 रहेगा, फिर AS3 रहेगा, फिर AS4, फिर AS5। आप देख रहे हो एक एक पेज के एएस है, एक एक पेज के चार्ट्स है, देख रहे हो। हार्डली कोई एक आध एएस ऐसा होगा जो थोड़ा सा बड़ा जाता है, जिसको मैंने 2 पेज में कवर किया है। हमारे पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हैं। यहाँ पर AS1 से लेकर AS17 तक है, फिर AS18, 19, 20, 22, 24, 26, 29। उसके बाद अभी तक 2 टॉपिक मैंने कवर किए, ईसॉप और कंसोलिडेशन। आगे चल के मैं इसमें और ज्यादा टॉपिक्स कवर अप करूंगा। मतलब ये चार्ट बुक सिर्फ एएस की चार्ट बुक नहीं बनेगी, आगे चल के इसमें कई सारे चैप्टर्स भी कवर होंगे चार्ट के फॉर्म में, ताकि क्विक रिवीजन एग्जाम डे से पहले हो सके। राइट,
ऑब्वियसली अगर आप डिटेल्ड में मुझसे पढ़ना चाहते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या आप डिटेल्ड में मुझसे कुछ चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरी क्लासेस परचेज कर सकते हो vsmartacademy.com वेबसाइट पे। अगर आपको रिवीजन चाहिए अलोंग विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मेरे मैराथन लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल सीए जय चावला और वी स्मार्ट चैनल पे डले हुए हैं। बट ये चार्ट रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। मैंने क्या बोला, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको पूरा एएस रिवाइज करवाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम डे पर जल्दी से जल्दी कवर अप कर सके। तो ये चार्ट रिवीजन का पर्पस है सिर्फ एक क्विक रिवीजन, ना कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, मेरा रेगुलर बैच आता है, मेरा फास्ट ट्रैक बैच आता है, इसके अलावा यूट्यूब पे मेरे मैराथन लेक्चर्स डले हुए हैं जहां मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। चलिए बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले आज का हमारा जो पहला सेशन है वो रहेगा AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। राइट, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम इस पूरे के पूरे AS को रिवाइज करेंगे। पूरा का पूरा AS रिवीजन होगा, ताकि हम 10 से 15 मिनट के सेशन में पूरा का पूरा कवर अप कर ले। राइट बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, AS1 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, AS1 क्या कहता है, AS1 किस बारे में बात करता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और फिर सबसे लास्ट में AS1 बात करता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो शुरू से, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी ये होती है कि AS1 में बताया गया है कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमें चूज करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। AS1 कतई नहीं बताता है कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो कई सारे रिस्पेक्ट में, कई सारे आइटम्स के लिए, कई सारे एसेट के लिए, कई सारे लायबिलिटीज के लिए, कई सारे इनकम एक्सपेंस के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। उनके लिए कई सारे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज करनी चाहिए ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। ये डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ता है। बट AS1 सिर्फ ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते हो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करो। तो सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। क्या लिखा है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिसको फॉलो करने का मेथड आपने अप्लाई किया हुआ है। जैसे अगर आप अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर अप्लाई करते हो, या फिर कोई एंटिटी कॉस्ट पे वैल्यू करती है, या फिर कोई एंटिटी मार्केट वैल्यू पे एंटिटी करती है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, कॉस्ट पे भी मेजर हो सकता है, कॉस्ट और एनआरवी भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू पे भी हो सकता है। ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, आप कौन सा चूज कर रहे हो ये आपकी पॉलिसी है। राइट, adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब सेट ऑफ रूल्स, आप इसको लिख सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब इन शॉर्ट में आप बात कर सकते हो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में अप्लाई करती है। आई मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तो कॉस्ट और एनआरवी के लिए आपको कॉस्ट चाहिए होता है। अब कॉस्ट भी फाइंड आउट करने के लिए आपको फीफो मेथड बताया गया है, वेटेड एवरेज बताया गया है। आपकी मर्जी, आपको जो फॉलो करना हो, जो आपके बिजनेस को सूट करे, आप वही फॉलो करोगे। तो ये एंटिटी डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। तो ये एंटिटी के रूल्स हैं, एंटिटी के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त आप प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहते हो ये आपकी मर्जी। आप डायरेक्ट मेथड के हिसाब से करो, आप इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से करो, ये आपकी मर्जी। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया, आपकी वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन मेथड, हालांकि डेप्रिसिएशन मेथड को हम
अकाउंटिंग पॉलिसी की कैटेगरी में अब नहीं रखते, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। डेप्रिसिएशन को मैं यहां से काट देता हूं, डेप्रिसिएशन को हम यहां पर अकाउंटिंग एस्टीमेट का दर्जा देते हैं, इसीलिए मैंने यहां से काट दिया। डेप्रिसिएशन को हम अकाउंटिंग एस्टीमेट का दर्जा देते हैं, पहले डेप्रिसिएशन को हम अकाउंटिंग पॉलिसी का दर्जा देते थे, बट अब वो अकाउंटिंग एस्टीमेट का होता है, तो इसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जो भी अप्लाई की है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, आपको करना क्या है? AS1 की रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। AS1 की पहली रिक्वायरमेंट ये है, तुमने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई किया है, जो भी मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज है, सिग्निफिकेंट है, जैसे इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए तुमने क्या अप्लाई किया, ठीक है ना, उसके बाद कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन के लिए तुमने क्या अप्लाई किया, राइट, तुम इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे हो कि कॉस्ट पे दिखा रहे हो, पीपीई को तुम मेजर कर रहे हो तो कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हो कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर रहे हो, तो जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको तुम डिस्क्लोज करोगे। क्या करोगे? उनको तुम डिस्क्लोज करोगे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को तुम डिस्क्लोज जरूर करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कहां डिस्क्लोज करेंगे सर? नोट्स टू अकाउंट्स में। अच्छा, क्यों डिस्क्लोज करेंगे सर? बेटा, जब तक तुम अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज नहीं कर लेते तब तक यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है, जैसे इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, पब्लिक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एम्प्लॉइज, ठीक है ना, बैंक जहां से आप लोन लेते हो, फाइनेंस प्रोवाइडर्स, वो सब डिसीजन कैसे ले पाएंगे, वो सब एनालाइज कैसे कर पाएंगे कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। सो यूजर्स को डिसीजन लेने में तभी बेनिफिट होगा, यूजर्स को डिसीजन लेने में तभी आसानी होगी जब उनको पता रहे कि कंपनी में कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है। तो सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना जरूरी है। दूसरा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी आप डिस्क्लोज कहां करोगे? शेल फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपको कहीं और नहीं दिखानी। ऐसा नहीं कि आप अपनी वेबसाइट पे दिखा दो, नहीं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, उसके साथ आपको अटैच करना है नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे मान लीजिए ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस बैलेंस शीट, उसके बाद के P&L, उसके बाद के कैश फ्लोस, तो लास्ट में एक पेज अटैच करना है मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जहां पर नोट्स टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज में मैं सब बताऊंगा कि मेरी कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मुझे वहां पर दिखानी है जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करके। ऐसा नहीं कि कहीं और दिखा रहे हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं दिखा सकते, ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं दिखा सकते। मैं ये स्पेशली बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कहां दिखाई जाती है। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं दिखाई जाती, ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं दिखाई जाती, कंपनी की वेबसाइट पे नहीं दिखाई जाती, एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाती है। Without the disclosure of accounting policy, financial statements are treated as incomplete. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनाते हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। ऑडिटर इस पे अपनी आपत्ति जता सकता है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस। अच्छा, आपने मान लो आपको 10 अपनी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, 10 अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो आपको दिखानी है। ऐसा नहीं कि कुछ आपने बैलेंस शीट के साथ दिखा दी, कुछ आपने P&L के साथ दिखा दी, कुछ आपने कहीं और दिखा दी, ऐसा नहीं। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एक जगह दिखाई जाएंगी, ठीक है। अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर इज जनरली मेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। कहां लिखा है? नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेटमेंट। आप वहां पर सारी की सारी इकट्ठी दिखाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो रिक्वायरमेंट है कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट आपको दिखानी है, शो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट वन प्लेस, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात पे आते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस? 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं, CGA। C मतलब कंसिस्टेंसी, G मतलब गोइंग कंसर्न, A मतलब अक्रूवल। ये क्या है? यूजर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब देखेगा, जब एनालाइज करेगा, तो वो 3 असम्पशन हमेशा लेके चलेगा। यूजर 3 असम्पशन लेके चलेगा। कंसिस्टेंसी, आपने कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रेजेंटेशन रखा है पिछले साल से इस साल, आपने कंसिस्टेंट बेसिस पर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, मतलब पिछले साल जो फॉलो की थी करंट ईयर में वही फॉलो की होगी। दूसरा जी, गोइंग कंसर्न, आपका जो बिजनेस, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो आपने गोइंग कंसर्न को अज्यूम करके बनाया है, मतलब यूजर मान के चलेगा कि एंटिटी का बिजनेस फोरसीबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। यूजर मान के चलेगा कि उसका बिजनेस चलता रहेगा, ऑब्वियसली वो मान के चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी का बिजनेस फोरसीबल फ्यूचर तक नहीं चलेगा, ऐसा यूजर को मालूम पड़ गया, तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर, एक बैंक लोन प्रोवाइडर किसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करेगा जब उसको पता है कि वो कंपनी तो बंद होने वाली है, ठीक है ना। और तीसरा अक्रूवल, हम यूजर हमेशा मान के चलेगा कि कंपनी ने अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। अगर आपने ये तीनों के तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो किए हैं, एंटिटी ने अगर फॉलो किए हैं, तो इन तीनों के बारे में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर पहले से ही असम्पशन लेके चलता है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न चल रहा है, कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रेजेंटेशन और कर रही है और पॉलिसी फॉलो कर रही है, और कंपनी ने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया है। बट अगर आपने
इन तीन में से कोई भी एक या तीनों के तीनों फॉलो नहीं किए हैं, तो आपको ये सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि आपने फॉलो क्यों नहीं किए। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी मैनेजमेंट को ये लगा कि हम विद इन 1 ईयर हमारा बिजनेस खत्म होने वाला है। क्यों? कोविड-19 के चक्कर में हमारे बिजनेस को बहुत जबरदस्त लॉसेस हुए, अब हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन 1 ईयर ऑफ टाइम और विद इन 6 मंथ्स हमारा कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये बात कंपनी को पता है, इसका मतलब कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पर नहीं बना रही है। अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं बना रही है तो यही बात कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त गोइंग कंसर्न का ध्यान नहीं रखा है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड इफ अबव फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर फॉलोड। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड बाय एंटिटी देन फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। फैक्ट मतलब ये बताना जरूरी है कि हमने सीजीए को फॉलो नहीं किया है। ये आपका है फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। चलो चौथी बात सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 कभी भी ये नहीं बताता कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज करनी चाहिए, बट AS1 ये जरूर बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी चूज करो, वो चूज करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कौन कौन सा? पहला, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म मतलब लीगलिटी और सब्सटेंस। लीगलिटी और सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब सच्चाई। किसी भी पॉलिसी को फॉलो करते वक्त आप ये देखो, आप लीगलिटी को ध्यान मत दो, आप सच्चाई को ध्यान दो। सच्चाई को आपको ध्यान देना है, आपको लीगलिटी को ध्यान नहीं देना है। ठीक है? ऑलवेज कंसीडर द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट इट्स लीगल फॉर्म। जनरली जो लीगल होता है वही सच होता है, बट एक्सेप्शनली कभी कभार लीगलिटी कुछ और कहती है और सच्चाई कुछ और होती है। तो आपको सच्चाई को ध्यान रखना है, आपको लीगलिटी को ध्यान नहीं रखना है अगर दोनों डिफर करते हैं तो। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा 31 मार्च को ईयर एंड होता है, पर 31 मार्च ईयर एंड होने से पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर रमेश को सेल कर दी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर रमेश को सेल कर दी, रमेश ने मुझे पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया और मैंने उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। बट प्रॉपर्टी रमेश के नाम पे अभी तक नहीं हुई है। प्रॉपर्टी रमेश के नाम पे हुई इन द मंथ ऑफ जून में। जून में रमेश के नाम पे रजिस्ट्री हुई। इसका मतलब जून के पहले पहले तक प्रॉपर्टी जय चावला के नाम पर ही थी। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर प्रॉपर्टी जय चावला के नाम थी। इसका मतलब प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कौन है? जय चावला। बट एक्चुअली जय चावला ने मार्च एंडिंग से पहले पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी मिस्टर रमेश को, तो उसका एक्चुअली उसका मेन ओनर कौन है? रियल ओनर कौन है? मिस्टर रमेश। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जय चावला ओनर नहीं है। जय चावला को अपनी बैलेंस शीट से ये प्रॉपर्टी हटानी चाहिए क्योंकि मैंने कब की बेच दी है। हाँ, ये अलग बात है कि लीगली मैं ओनर हूं, बट वो आगे चल के रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे हो गया। आई बात समझ में? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। दूसरा, मटेरियलिटी। किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते वक्त आपको मटेरियलिटी प्रिंसिपल का ध्यान में रखना है कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करोगे। ठीक है? सिलेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स। बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है? प्रूडेंस। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सच दैट इट शुड कंसीडर द फोर्सिबल लॉसेस और आउटफ्लोज ऑफ फ्यूचर। ऐसी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते वक्त प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच को। मतलब कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखनी है जिससे आगे के एंटिसिपेटेड लॉसेस को आप कवर कर रहे हो, ना कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल, क्या कंपनी को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाना चाहिए? दूसरा, क्या कंपनी को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना चाहिए? दो प्रोविजन अलग अलग बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स बोलूं तो यस, कंपनी को बनाना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि एंटिसिपेटेड लॉसेस आगे चल के बैड डेट्स हो सकते हैं, वो ध्यान में रखे जा रहे हैं। बट अगर यहीं पर बात करें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब मुझे आगे चल के क्रेडिटर्स डिस्काउंट देंगे, मुझे फायदा मिलेगा, उसका मैं प्रोविजन बनाऊं, मतलब ये तो हो गया कि मैं एक तरीके से इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। फ्यूचर की इनकम में रिकॉग्नाइज ऐसे नहीं कर सकता, ये मेरी पॉलिसी गलत है। मुझे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए कायदे से, क्योंकि ये प्रूडेंस के अगेंस्ट है। मैं तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स की सोच रहा हूं, तो वो गलत है। तो याद रहे कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। आइए चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या एक कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी भी चेंज कर सकती है? सबसे पहले AS1 बोलता है कि कोशिश करके आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करिए। हाँ, बट अगर 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। पहली, फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट कंडीशन, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और स्टैट्यूट। अगर किसी लॉ को फॉलो करने के लिए, किसी लॉ का कंप्लायंस करने के लिए अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चेंज करनी पड़ती है तो आप जरूर चेंज करो। एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको, मैं अपने रेगुलर क्लास में भी यही एग्जांपल देता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा बैलेंस शीट डेट के बाद अनाउंस होता है। क्योंकि डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद अनाउंस होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर अनाउंस होता है, तो डिविडेंड की प्रोविजन की एंट्री भी नेक्स्ट ईयर करनी चाहिए, ईयर एंड पे नहीं करनी चाहिए। वो डिविडेंड जो अनाउंस होता है वो ईयर एंड के बाद अनाउंस होता है, तो ईयर एंड पे उसकी प्रोविजन की एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखानी चाहिए। तो यहां पर कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि प्रोविजन की एंट्री ईयर एंड पे नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोविजन की एंट्री पास कर रहा हूं डिविडेंड की, तो मुझे वो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, मुझे उसको सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए, ईयर एंड पे मुझे अगले साल उसको एज अ लायबिलिटी दिखाना चाहिए एक्चुअल। तो इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और स्टैट्यूट। दूसरा, या फिर अच्छा ये और में है, दूसरा, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बिकॉज ऑफ कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। मतलब अगर मुझे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो बेशक मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं। जैसे AS2 कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी डन एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। मान लीजिए आज तक मैं अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता आ रहा था मार्केट वैल्यू पे, पर मुझे AS2 कहता है कि नहीं, तुम्हारी वाली जो इन्वेंट्री है वो तो AS2 में कवर होती है और उसके ऊपर तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर होना चाहिए। तो ठीक है, मैं AS2 को फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी मार्केट वैल्यू को हटाकर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर कर सकता हूं। एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ और स्टैट्यूट, और तीसरा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई सारे बच्चे वर्ड यूज करते हैं बेटर प्रेजेंटेशन। मैं आपको बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको प्रॉपर वर्ड्स का नाम लेना पड़ेगा। बेटर प्रेजेंटेशन की जगह पर आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। अगर एंटिटी को लगता है कि कोई दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से, मतलब कोई दूसरी पॉलिसी फॉलो करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से हम दिखा पाएंगे, एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दिखेगा, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन दिखेगा, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। सर तीसरा वाला तो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव हुआ, ये तो एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात, ये सब्जेक्टिव है। एंटिटी को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज करने की जरूरत है, तो वो कर सकती है। कंपनी कभी कभार इसका गलत फायदा भी उठाती है। ठीक है, कंपनी को कुछ चेंज करना होता है, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कंपनी लॉ तो बोला नहीं, किसी लॉ ने बोला नहीं, किसी एएस ने बोला नहीं, क्या करें, तीसरा वाला रीजन दे दो। चलो अब क्या करेंगे सर, मान लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, अब क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हुई है तो हो सकता है उस अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने के कारण आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट, मतलब प्रॉफिट पे असर पड़ा हो, या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ हो। मतलब आपका प्रॉफिट हो सकता है बढ़ेगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट गिरेगा। जो भी आपने प्रॉफिट प्रेजेंट किया है वो हो सकता है आपका प्रॉफिट बढ़े या फिर हो सकता है प्रॉफिट गिरे, हो सकता है करंट ईयर के प्रॉफिट में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको इफेक्ट क्वांटिफाई करना है, मतलब आपको गिन के बताना है कि आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितने से बढ़ गया या कितने से गिर गया, या फिर नेक्स्ट ईयर में अगर उसका इफेक्ट हो गया तो आप करंट ईयर में बताओगे कि उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में होगा कि नहीं होगा। आइए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इन करंट पीरियड। अगर करंट पीरियड में उसका इफेक्ट मटेरियल है, अमाउंट एसर्टेन, आप उसका अमाउंट निकालिए, कितना इफेक्ट पड़ेगा, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज, कितने अमाउंट से इफेक्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, आपका लॉस कितने से बढ़ रहा है या प्रॉफिट कितने से घट रहा है। अमाउंट नॉट एसर्टेन, अगर कुछ ऐसा है कि करंट ईयर के प्रॉफिट पे असर तो पड़ रहा है बट एग्जैक्टली कितना असर पड़ रहा है ये नहीं निकाल सकते, तो आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करोगे कि वी आर अनएबल टू एसर्टेन द अमाउंट। फैक्ट ऑफ नॉन एसर्टेनेबल शुड बी डिस्क्लोज, मतलब आप अनेबल हो कि आप अमाउंट नहीं बता पा रहे हो कि कितने से अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड बट एसर्टेनेबल इन द लेटर पीरियड। आपको पता है कि करंट ईयर में इसका इफेक्ट कोई मटेरियल नहीं है बट आने वाले सालों में इसका प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, तो ये बात आप करंट ईयर में ही डिस्कस कर लोगे। फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज इन द करंट पीरियड। आप करंट पीरियड में ही इसका फैक्ट बता दोगे कि भैया आने वाले सालों में तो मेरे प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, करंट ईयर में कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका आ गया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। गाइज आई होप आपका ये AS1 अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। AS1 में 4-5 बातें थी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पता होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये नॉलेज होनी चाहिए। बट इसके अलावा हमने देखा बेसिक रिक्वायरमेंट्स AS1 की, सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है एट वन प्लेस पर। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग असम्पशंस कौन से होते हैं, 3 होती है, CGA,
सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है, प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म, सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, और मटेरियलिटी। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो लॉ का रिक्वायरमेंट, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट, या तो एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। और उसका इफेक्ट आपको डिस्कस करना है, आपको उसका इफेक्ट क्वांटिफाई करके डिस्क्लोज करना है, या तो करंट ईयर का या तो लेटर पीरियड का। चलिए गाइस, सो दिस वाज एट्स 1 का चार्ट रिवीजन। ऐसे ही चार्ट रिवीजन, क्विक चार्ट रिवीजन मैं आपको बहुत सारे पेश करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आगे आने वाले कई टाइम में कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्विक रिवीजन मैं आपके सामने प्रोवाइड करूं। फिर से बोल रहा हूं, क्विक रिवीजन का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम डे रिवीजन। यहां पर मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूं। मेरा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आप एग्जाम डे पर जल्दी से जल्दी सब चीजें अपने दिमाग में डाल के जाओ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीए जय चावला और वी स्मार्ट अकेडमी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।